स्टडी की यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस पूछी जाना है या पर्यावरण पूछी जाना है तो छात्रों यहाँ सौरमंडल से आपको 1 या 2 प्रश्न बनना तय होते हैं। और हमने इस वीडियो में आपको सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सौरमंडल के, जहां से प्रश्न बनते हैं, वो यहाँ हमने उपलब्ध करवाए हैं। हालांकि ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा, पार्ट सेकंड भी सौरमंडल से हम बनाएंगे, अभी पूरा नहीं हुआ। चंद्रमा और सूर्य के बारे में बताना शेष रह गया है। हालांकि छात्रों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमने पृथ्वी के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताया है, क्योंकि पृथ्वी के बारे में हम पहले से 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पृथ्वी से संबंधित समस्त जानकारी, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी की परतें, ये सब हम पहले से बता चुके, इसलिए यहाँ पृथ्वी के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की गई है। छात्रों, अभी जो एमपीटीईटी में एग्जाम होना है उसमें पर्यावरण में भी ये चैप्टर लगा है। आप यदि इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हमारा ये विश्वास है आपको कम से कम 1 अंक का यहाँ से इतने में से आना तय है। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं सौरमंडल। सबसे पहले छात्रों, यहाँ ये लिखा है सौरमंडल। हम ये समझ लेते हैं कि जो ये सौरमंडल है ये क्या कहलाता है। तो हम यदि कहें ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं, अभी हम आगे इनको बताएंगे। ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं, इनसे मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। सौरमंडल का मुखिया जो है छात्रों, वो सूर्य को हम कहते हैं। सूर्य ही सौरमंडल का मुखिया होता है। जब बहुत प्राचीन समय में इसकी अवधारणा विकसित नहीं हुई थी कि जो सौरमंडल है, इस पृथ्वी इसका केंद्र है या सूर्य इसका केंद्र है या अन्य आकाशीय पिंड इसका केंद्र है, तो इसके बारे में सबसे पहले जो सिद्धांत आया था वो था छात्रों भूकेंद्रीय सिद्धांत सौरमंडल के बारे में। और ये जो भूकेंद्रीय सिद्धांत है ये टालमी नामक भूगोलविद ने दिया था। और जो भूकेंद्रीय सिद्धांत था, ये नाम से ही हमें समझ में आ रहा, भूकेंद्रीय, भू मतलब पृथ्वी। इनने ये बताया था अपने सिद्धांत में कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। टालमी ने कौन सा सिद्धांत दिया? अपन कहते हैं ना भूटाल, भूटान, यहां से याद कर लेना, भूटान ऐसे जोड़ लेना, या यहाँ का भू ले लेना, यहाँ का मी, तो आप भूलोगे नहीं कि सूर्य केंद्रीय किसने दिया, पृथ्वी केंद्रीय किसने दिया। तो आप समझ रहे होंगे भू केंद्रीय सिद्धांत किसका है? टालमी का। और उनका कहना क्या था कि जो ये पृथ्वी है ये पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, मतलब अन्य जो ग्रह वगैरह होते हैं ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, सीधी सी बात। ये मानना था इसका टालमी का। लेकिन बाद में कापरनिकस आए। कापरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया छात्रों। कापरनिकस ने क्या दिया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। कैसे जोड़ोगे आप? यहाँ या तो सू का याद कर लेना, सू का, ठीक है, या पर वगैरह, सूर्य के पास जाओ तो पर पंख, कई बार मोम के पंख लगा के वैज्ञानिक उड़े, सूर्य के पास पहुंचे, गर्मी से पंख पिघल गए, ऐसे याद रख सकते हो कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? पर मतलब पंख, कापरनिकस ने, ऐसे आप जोड़ सकते हो। और इसका मतलब ये था, अब वर्तमान में जो सिद्धांत पृथ्वी और सौरमंडल के संदर्भ में जो मान्य है वो छात्रों यही है। कौन सा? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, कि जो सूर्य है ये सौरमंडल का केंद्र है और सभी जो ग्रह हैं वो इसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और कभी यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कि जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार से करते हैं, तो आपको कहना है परवलयाकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं। परवलय मतलब पैराबोला टाइप का होता है, अंडे आकार का, एकदम पूरा गोला भी नहीं होता है, ये परवलयाकार कहलाता है। और छात्रों, कभी यदि आपको प्रश्न आ जाए कि सौरमंडल की खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो छात्रों सौरमंडल की खोज करी गई है निकोलस कापरनिकस, उनका पूरा नाम था। कापरनिकस के द्वारा सौरमंडल की खोज करी गई है, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी छात्रों, कभी यदि ऐसा प्रश्न आता है कि ग्रहों की खोज किसके द्वारा करी गई, तो ग्रहों की खोज में हमें केपलर निशान लगाना है। ग्रहों की खोज में किसका? केपलर, ठीक है। कैप, वैसे ग्रह वगैरह अपन रखते हैं पूजा पाठ में, तो उन पर सुपाड़ी आदि रख देते हैं, कैप से उनको सजा देते हैं, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ग्रहों की खोज केपलर के द्वारा करी गई है। और
जो ये सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था कोपरनिकस ने, इसका समर्थन भी किया था केपलर ने बाद में। छात्रों, ये जो ग्रह होते हैं, ग्रह क्या कहलाते हैं पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो ऐसे आकाशीय पिंड या ऐसे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, परवलयाकार मार्ग में सूर्य के चारों ओर नियत वेग और नियत समय में चक्कर लगाते हैं, उनको हम छात्रों ग्रह कहते हैं। और ग्रहों की खोज केपलर के द्वारा करी गई थी। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम भी केपलर ने दिए थे। साइंस में बहुत डीपली चीज हो जाती है, कभी हम आपको बताएंगे कैसे समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, उनको मिलाने वाली रेखा बताएंगे बाद में। और छात्रों, ये जो ग्रहों के नाम जो हम पढ़ते हैं, ये किसके नाम पे है? ये रोमन देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। और जो बृहस्पति है रोमन देवताओं के मुखिया कहलाते हैं, मुख्य देवता कहलाते हैं। फिर छात्रों, हम अभी आपको आगे ये बताएंगे क्षुद्र ग्रह क्या कहलाते, धूमकेतु, होलिकाएं, आगे देख लेते हैं। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमने लिखा है दीर्घवृत्तीय कक्षा। ये दीर्घवृत्तीय कक्षा हमने इसीलिए लिखा है, कभी यदि प्रश्न आ जाता है आपको कि जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो किस कक्षा में लगाते हैं, तो वहां हमें कहना है दीर्घवृत्तीय कक्षा में, पैराबोला टाइप का होता है, वहां वो घूमते हैं। ठीक है। फिर यहाँ हमने लिखा है, कभी कभी आपको प्रश्न आता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिन्हें हम साधारण आंखों से देख सकते हैं। साधारण आंखों का मतलब छात्रों होता है कि हम बिना दूरबीन की सहायता से, बगैर दूरदर्शी की सहायता से, हालांकि खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से आकाशीय पिंडों को देखा जाता है। याद रखना, अलग अलग दूरदर्शी होते हैं, पार्थिव दूरदर्शी अलग होते हैं, खगोलीय दूरदर्शी अलग होते हैं। तो आकाशीय पिंडों को खगोलीय दूरदर्शी की सहायता से देखा जाता है। ठीक है, गैलीलियो इसका जनक था, खगोलीय दूरदर्शी का। अब तो साधारण आंखों से देखे जाने वाले जो ग्रह हैं उनमें आपको याद रखना है कि जितने दिनों के नाम पर हैं, जैसे मंगल, बुध, शुक्र या शनि, ये हो गए दिनों के नाम पे जो है वो साधारण आंखों से देखे जाते हैं। बाकी सभी को दूरबीन की सहायता से अलग अलग समय में देखा जा सकता है। फिर छात्रों, यहाँ हमने ग्रहों के प्रकार के बारे में बताने का प्रयास किया है। ग्रहों को मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक तो होते हैं आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, या धरातलीय ग्रह, या स्थलीय ग्रह, या ठोस ग्रह। ये सब एक ही नाम है। ठीक है छात्रों। अब कौन से आंतरिक ग्रह कहलाते हैं? ऐसे ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं जो ठोस चट्टानों से बने हैं, या जो जिनका तल है ये चट्टानीय है और पतला है, ये गैसों से नहीं बने हैं। ठीक है। जिनका घनत्व तो ज्यादा है, मतलब सघनता ज्यादा है, ठोस कंकड़ पत्थर ज्यादा है, ऐसे ग्रहों को हम क्या कहते हैं? आंतरिक या पार्थिव या धरातलीय या स्थलीय ग्रह कहते हैं। और ये सभी के सभी जो आंतरिक ग्रह होते हैं ये सूर्य के पास वाले हैं। सूर्य के पास वाले, जैसे इनको याद करने की ट्रिक हमने यहाँ लिख रखी है, बुसुप्रम। बुसुप्रम, यदि आप ये 4 शब्द आप मतलब 4 वर्णों का एक शब्द याद कर लेते हो बुसुप्रम, तो ये छात्रों एक क्रम बन जाता है कि, और यही जो क्रम है ये सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम है। सबसे सूर्य के सबसे पास का ये बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी और फिर मंगल है। ये बुसुप्रम का मतलब होता है। ठीक है छात्रों। सबसे पास कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सब कैसे हैं? ये ठोस है इसलिए, और ये सूर्य के समीप है इसलिए इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये इनकी संरचना अधिकांशतः पृथ्वी के समान है इसलिए इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। यहाँ धरातल है या स्थल है, हालांकि ये परतें उनकी पतली हैं। इन ग्रहों की पृथ्वी की परत भी पतली है, इस कारण से इनको हम क्या कहते हैं? धरातलीय स्थलीय ग्रह कहते हैं। बुसुप्रम आप याद रख सकते हो। फिर छात्रों, अगला हमने यहाँ लिखा है, ये लिखा है बाह्य ग्रह, विशाल ग्रह या गैसीय ग्रह। ठीक है। ये जो 4 हो गए, चूंकि ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। अब प्लूटो जो है वो ग्रह नहीं रहा। अभी आगे हम बता रहे हैं कि वो क्यों नहीं रहा, क्या समस्याएं थी उसके साथ में। तो बाह्य ग्रह या विशाल ग्रह या गैसीय ग्रह, अब बचे आपके 4, या इनको जोवियन ग्रह भी कहते हैं। छात्रों, जोवियन इसलिए कहते हैं क्योंकि इंग्लिश में बृहस्पति जो ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, इसको हम जुपिटर कहते हैं। जुपिटर शब्द से मिलके बनता है जोवियन, क्योंकि इन बाह्य ग्रहों की जो संरचना है वो बृहस्पति के समान है, जुपिटर के समान है, मतलब वो गैसीय है, वहां स्थल नहीं है, धरातल नहीं है। ठीक है। इसलिए इनका घनत्व कम है इन बाह्य ग्रहों का, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? जोवियन या गैसीय, विशाल या बाह्य ग्रह। इनका आकार भी बड़ा है इन सब का। ठीक है। तो इन्हें विशाल ग्रह भी कहते हैं, आकार बड़ा होने के कारण। ये बनते हैं कौन से?
इनको हम कहते हैं बृष अव, मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, यहां से हम ये कह सकते हैं। फिर छात्रों हमने यहां से ये पूछा जाता है क्रम आपको, छात्रों आगे देखते हैं। यहां हमने लिख रखा है सूर्य से बढ़ती दूरी का क्रम, मतलब सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में किस ग्रह का स्थान क्या है, ये पूछा जाता है। जैसे हम कहें कि जो पृथ्वी है, ये सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरे स्थान पर है, लेकिन बड़े से घटते क्रम में 5वां स्थान आता है। पृथ्वी के बारे में अलग से वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो सूर्य से बढ़ती दूरी का जो क्रम है ये है पहले बुसुप्रम। देखो बुध तो याद आपको रह गई, तो यहां से आप ध्यान रख सकते हो। और जब भी कहना है किसी भी सीक्वेंस में बुसुप्रम और बृहस्पति ही कहना, तो पहले कह दो आप बुसुप्रम, बुध, शुक्र, पृथ्वी तीसरे पर, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कभी छात्रों आपसे यदि आकार का क्रम पूछा जाए तो आकार के क्रम में ये बृहस्पति तो आपको ध्यान रखना ही है, मतलब बृहस्पति सबसे बड़ा, उससे छोटा शनि, फिर अरुण और फिर वरुण, और पृथ्वी आता है 5वें नंबर पर और सबसे छोटा बुध। देखो बुध की स्पेलिंग भी छोटी है, इसलिए बुध पृथ्वी जो है बुध सबसे छोटा ग्रह है। एक चीज और यहां से प्रश्न बनता है कि ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो छात्रों जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र 2 ऐसे उपग्रह है, ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, डीबोस और फीबोस। कभी कभी प्रश्न आता है कि डीबोस और फोबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो ये छात्रों किसके हैं, मंगल के हैं। ठीक है, यहाँ बोस शब्द लिखा है क्योंकि कुछ लोग मंगल ग्रह पर जमीन वगैरह खरीदने के चक्कर में है, वो वहां बॉस बनना चाहते हैं, पुराने भूमि स्वामी, यहाँ से आप याद रख सकते हो। फिर छात्रों यहाँ हमने परिक्रमण काल लिखा है। परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाने में जो सबसे ज्यादा समय लगता है, 165 वर्ष का, ये सर्वाधिक वरुण ग्रह को लगता है। और जो घूर्णन काल है अपने अक्ष के परितः, ये सबसे ज्यादा शुक्र ग्रह का है, 257 दिन। काट दे। छात्रों आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है घूर्णन शुक्र ग्रह का सर्वाधिक होता है अपने अक्ष के परितः, 257 दिन में शुक्र ग्रह एक चक्कर लगाता है। फिर छात्रों यहां लिखा है ब्लू मून। ब्लू मून क्या कहलाता है, पूर्णिमा के दिन जैसे उजीला रहता है, चांद पूरा दिखता है, हम ये कह सकते हैं। तो छात्रों क्या होता है ब्लू मून की घटना में, यदि एक चंद्रमास में, मतलब यदि 31 दिन में 2 पूर्णिमाएं आ जाती हैं, यदि 31 दिन में 2 पूर्णिमाएं आ जाती हैं, 2 बार चंद्रमा साफ दिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं छात्रों, ब्लू मून कहते हैं। फिर यहाँ लिखा है ब्लू मून ईयर। छात्रों किसी वर्ष में यदि 2 या 2 से अधिक माहों में ऐसा हो जाता है, ये ब्लू मून की घटना जो है, ये किसी वर्ष में, एक साल में यदि 2 या 2 से अधिक बार 31 दिन में 2 बार चंद्रमा यदि हमें दिखता है पूरा या 2 पूर्णिमाएं हो जाती हैं, तो उसे हम ब्लू मून ईयर कहते हैं। फिर छात्रों यहाँ एक घटना लिखी है सुपर मून। ये सुपर मून की जो घटना होती है, इसमें क्या होता है कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास पहुंचता है। इस तारीख को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास पहुंचता है और सबसे ज्यादा चमकदार दिखता है चंद्रमा, उसको हम कहते हैं सुपर मून। ये पिछली बार जो घटना घटी थी सुपर मून की, 10 अगस्त 2014 में ये घटी थी। फिर यहाँ हमने छात्रों एक शब्द और लिखा है अलविदा प्लूटो। मतलब प्लूटो को कैसे हटाया गया, कब हटाया गया, तो इसको हटाया गया है IAU, मतलब ये अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ कहलाता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इनके सदस्य देश होते हैं, वैज्ञानिक भी होते हैं। इसका जो मुख्यालय है ये फ्रांस पेरिस में है। 24 अगस्त 2006 को वैज्ञानिकों की एक बैठक में, एक समिति में, और ये बैठक हुई थी चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में। इसको प्लूटो को हटा दिया गया। कभी कभी प्रश्न आता है कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाने का क्या कारण है, तो ये मुख्य कारण है हमने लिख रखे हैं। सबसे पहले तो ये कि ये बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि किसी उपग्रह से भी छोटा था, मतलब ये चंद्रमा से भी छोटा था, इसलिए इसे हटा दिया गया। दूसरा ये ठंडा था बहुत ज्यादा, इसलिए इसे हटा दिया गया, अन्य ग्रहों पे इतने ठंडे ऐसे है नहीं। फिर ये
चूंकि सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर था इसलिए भी इसे हटा दिया गया, ये भी कारण है। सभी की कक्षाएं जो हैं वो पैराबोला है, परवलयाकार या दीर्घवृत्तीय है, जबकि इसकी जो कक्षा है चक्कर लगाने की सूर्य के परितः वो वृत्ताकार है, इसलिए इसे हटा दिया गया। और जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों का जो अपना मार्ग है, जो दीर्घवृत्तीय कक्षा है वो अलग अलग है। किसी भी कोई भी कक्षा जो है वो अन्य ग्रहों की कक्षा को नहीं काटती, लेकिन ये जो था ये वरुण की कक्षा को काटता हुआ सूर्य का चक्कर लगाता था। इन कारणों से इसे क्या कर दिया गया, प्लूटो को हटा दिया गया छात्रों। तो अब ग्रहों की संख्या हो गई है कितनी, 8 हो गई है। और प्लूटो को कहाँ रखा गया है, प्लूटो को रखा गया है क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में। यहाँ छात्रों हम देखते हैं, यहाँ क्षुद्र ग्रहों के बारे में हमने कुछ बता रखा है। प्लूटो को इसी क्षुद्र ग्रहों में शामिल कर दिया गया है। हालांकि ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे कई पिंड हैं छोटे छोटे जो सूर्य का लगातार चक्कर लगा रहे होते हैं, जिनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और कभी कभी पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह की जो कक्षा होती है किन दो ग्रहों के बीच में है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमते हैं क्षुद्र ग्रह। अब कभी प्रश्न आता है कि सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का क्या नाम है छात्रों, तो वो सेरेस है। सेरेस ग्रह जो है ये क्षुद्र ग्रह है, सबसे बड़ा। 150 किलोमीटर इसका व्यास है, एक सिरे से दूसरे सिरे पे यदि आप वृत्तीय गोल खींचते हो तो ये। फिर छात्रों यहां लिखा है धूमकेतु या पुच्छल तारे क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के क्या होता है ये धूमकेतु या पुच्छल तारे, जब ये चूंकि सूर्य के प्रकाश से ये चमकदार मतलब सूर्य के प्रकाश से इनमें चमक उत्पन्न होती है। क्या होता है कभी कभी कि ये सूर्य के पास जब जाते हैं तो जलने जैसी इनमें चमक दिखाई देती है और वो एक पूंछ जैसी बन जाती है। हालांकि वो पूंछ तो होती नहीं है। उसको हम ऐसे पिंडों को, आकाशीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, धूमकेतु, जो आसमान में आकाश में हमें चमक दिखाई देती है उसको हम कहते हैं क्या, मतलब एक पूंछ जैसी लगी हुई दिखाई देती है, उनको हम धूमकेतु या पुच्छल तारे कहते हैं। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि हेली नामक धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखता है। हेली एक प्रकार का धूमकेतु है। तो छात्रों हेली नामक धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्षों के बाद हमें दिखता है। अब प्रश्न आता है कि हेली नामक धूमकेतु पिछली बार कब दिखा था, तो 1986 में दिखा था। 1986 में पिछली बार दिखा था। अब यदि आपको प्रश्न आता है कि अगली बार कब दिखेगा, तो आप इसमें 76 प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा। इसके बाद छात्रों यहाँ उल्का शब्द लिखा है। उल्का, उल्का का मतलब क्या होता है कि जो अंतरिक्ष है, सूर्य के चारों ओर का जो वातावरण है, वहां कई ऐसे पिंड हैं जो धूल और गैस के बने हुए हैं। ये जब पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं, तो घर्षण के कारण इनमें एक चमक उत्पन्न होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, उल्कापात कहते हैं। मतलब उल्काओं का गिरना उल्कापात कहलाता है। और ये चमक क्यों उत्पन्न होती है, इन पिंडों के पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण चमक उत्पन्न होती है और हमें एक आतिशबाजी सी होती हुई दिखती है, जिसको हम क्या कहते हैं, उल्कापात कहते हैं। और ये उल्का पिंडों के गिरने के कारण ऐसा होता है। इतना पर्याप्त है। फिर छात्रों हम यहाँ आ जाते हैं, जीवन की संभावना वाला ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को खोज लिया है। अब जीवन की संभावनाएं मंगल ग्रह पर क्यों खोजी गई, इसके भी कुछ कारण हैं। क्योंकि यहाँ पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है, पृथ्वी के जैसा मौसम परिवर्तन होता है बस यहाँ, लेकिन जो मौसम है वो 6 माह यहाँ गर्मी होती है और 6 माह यहाँ ठंडक रहती है। ठीक है छात्रों, यहाँ जो मंगल ग्रह है इस पर वायुमंडल नहीं है, इस पर जल नहीं है, भूमि बंजर है। हाँ, यहाँ पर जल होने के प्रमाण खोजे गए हैं। जो भी यान, चूंकि अब तक सबसे ज्यादा यान भी मंगल ग्रह पर ही भेजे गए हैं नासा के द्वारा या अन्य देशों के द्वारा, यहाँ जल होने के प्रमाण मिले हैं। मतलब बर्फीली चट्टानें दिखी हैं, फोटोग्राफी जो की गई उनमें बर्फीली चट्टानें दिखी हैं। यहाँ से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भविष्य में जहाँ ताप में यदि वृद्धि होगी तो ये बर्फीली चट्टानें पिघलेंगी, तो वहां जल की समस्या का निदान हो सकता है। जल के प्रमाण वहां पर मिले हैं। फिर हमने यहाँ लिखा है कि सर्वाधिक जो अंतरिक्ष यान है वो इसी ग्रह पर भेजे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन की संभावनाएं हैं। फिर आगे हमने लिखा है दूरबीन की सहायता से खोजा गया प्रथम यदि ग्रह आपसे पूछा जाए छात्रों,
तो दूरबीन या दूरदर्शी की सहायता से खोजा गया प्रथम ग्रह है अरुण। ये 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा खोजा गया। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक, अरुण मतलब होता है सूर्य, और जब सुबह सूर्य निकल आता तो सबको हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है। ठीक, फिर यहाँ दूसरा जो ग्रह दूरदर्शी की सहायता से खोजा गया वो वरुण था। जहान गाले नामक व्यक्ति ने इसे खोजा था। ठीक है, जहान, वरुण मतलब हवा के देवता वरुण, तो जहान उन्हीं से तो जीवित है, ऐसे याद रख सकते हो। वरुण की खोज जहान गाले के द्वारा करी गई। ठीक है, एक कभी कभी एग्जाम में ऐसा फैक्ट आता है कि पश्चिम में सूर्योदय होता है पश्चिम दिशा में, तो वो कहाँ होता है छात्रों? शुक्र पे होता है। फिर यहाँ कभी कभी प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा जो शनि का उपग्रह है वो क्या है? तो वो क्या है? टाइटन है। हालांकि ये सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे बड़ा नहीं है ये। टाइटन मतलब एक चूंकि जहाज का नाम था इसलिए यहाँ पर लिखा है। हालांकि ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह छात्रों क्या कहलाते हैं? जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। हालांकि जो बृहस्पति का एक उपग्रह है गनीमेड, बृहस्पति जो मतलब देवताओं के गुरु थे, तो वो तो उनको गन वगैरह मिली ही होगी सुरक्षा के लिए। बृहस्पति का जो उपग्रह है वो है गनीमेड। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गनीमेड। कभी कभी प्रश्न आता है ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर विशाल रक्तम धब्बा देखा गया है? छात्रों ये बृहस्पति है। बृहस्पति पर विशाल रक्तम धब्बा देखा गया है, मतलब एक प्रकार का लाल तूफान। इसकी जो सतह है वो लाल कलर की दिखती है इस कारण से, और ऐसा। ठीक, फिर यहाँ लिखा है कि सबसे बड़ा जो पर्वत है पूरे सौरमंडल का वो कहाँ है? तो वो भी सबसे बड़ा ग्रह, चूंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह ही है, उसकी स्पेलिंग ही सबसे बड़ी है। आप देख लो, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसकी स्पेलिंग भी बहुत बड़ी, इसलिए ये बड़ा है। ठीक है, तो बृहस्पति पर विशाल रक्तम धब्बा देखा गया है। और जो सबसे बड़ा जो पर्वत है वो कहाँ है? वो है मंगल ग्रह का, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। और ये जो निक्स ओलंपिया है छात्रों, ये जो माउंट एवरेस्ट है इससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है, मतलब ऊंचा है। जैसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं 88-48 मीटर लगभग इसकी जो है वो लंबाई है। फिर हम यहां आते हैं पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी नहीं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, क्योंकि बुध की स्पेलिंग भी छोटी है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। हालांकि जो ग्रहों के उपग्रह होते हैं उनको हम चंद्रमा ही कहते हैं। सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वो बुध। सूर्य से सबसे दूर प्लूटो था, प्लूटो नहीं, अब कौन हो गया? यूरेनस, मतलब अब हो गया है क्या? सूर्य के सबसे दूर का हो गया है वरुण। यूरेनस मतलब वरुण हो गया है। पृथ्वी के सबसे निकट है शुक्र। ध्यान रखना, सूर्य के सबसे निकट बुध और पृथ्वी के सबसे निकट है शुक्र। सर्वाधिक चमकीला जो ग्रह है वो है शुक्र, या सर्वाधिक चमकीला शुक्र को कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक चमकीला तारा भी शुक्र को ही कहा जाता है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है छात्रों, ये इसमें कंफ्यूजन है। अभी नासा के वैज्ञानिकों ने शनि के 20 नए उपग्रह खोजे हैं। इस प्रकार से 82 संख्या हो जाती है शनि के उपग्रहों की। तो ऐसे ऑप्शन आपको भ्रमित करने वाले नहीं आते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं बाद में एग्जाम में। तो आप या तो बृहस्पति को माने, बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं। उपग्रह मतलब ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, और शनि के 82 हैं। ठीक है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, ये सबसे ज्यादा दूर होने के कारण यहाँ हमने इंग्लिश में बताने का प्रयास किया है। बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, वरुण को नेपच्यून कहते हैं, शुक्र को वीनस कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, और शनि को सैटर्न कहते हैं। इनके बारे में हम आपको बता चुके। यहाँ कुछ चीजें और शेष रह गई थी, इनको अपन देख लेते हैं। तो जो सौरमंडल है ये ग्रह क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्काओं से मिलकर बना है। ये हम ग्रह क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्काओं के बारे में बता चुके हैं। ये कुछ क्षुद्र ग्रहों के नाम है, सेरिस, बास्टा, पैलेस और हाइजिया। कभी यहाँ से प्रश्न आया है, इसीलिए हमने इनको यहाँ से उठाया है। अब आप आगे देख सकते हो कुछ ग्रहों के उपनाम है छात्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न आने वाले होते हैं। ठीक है, सौंदर्य का देव किसे कहते हैं? सौंदर्य का देव शुक्र को कहते हैं। और ये जो शुक्र ग्रह है इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य
उगने के पहले और डूबने के बाद में ये हमें दिखाई देता है आकाश में, अंतरिक्ष के ऊपर की ओर देखने पर। सौंदर्य का देव किसे कहते हैं? शुक्र। शुक्र है सुंदर हो, ऐसा करके याद आप कर सकते हो। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, चूंकि शुक्र का जो आकार है, शुक्र का आकार संरचना पृथ्वी के लगभग समान है, इसलिए हम इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। और जो जुड़वा होते हैं वो भाई बहन हो सकते हैं, तो शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की भगनी या पृथ्वी की बहन कहते हैं। फिर छात्रों यहाँ लिखा है युद्ध का देवता। युद्ध का देवता कहते हैं हम मंगल ग्रह को। मंगल जो है युद्ध का देवता। कुछ लोग आशीर्वाद देते हैं, जाओ मंगल हो, लड़ने के लिए जा रहा हो, या मंगल मतलब ये अपन कह सकते हैं ये महावीर जी का, हनुमान जी का दिन है, तो वो तो युद्ध वगैरह लड़ाई में निपुण थे, ऐसे आप याद रख सकते हो। समुद्र या जल का देवता छात्रों ये क्या होता है? ऋण, वरुण होता है। अपन कहते कि रोगण मतलब रोग लग गए, तो जल की कमी से वैसे ही आदमी रोगण हो जाता है, दूसरे जल वगैरह पीने से भी, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो समुद्र या जल का देवता वरुण को हम कहते हैं। फिर यहाँ लिखा है कृषि का देवता। कृषि का देवता क्या होता है? शनि। ठीक है, लोहे वगैरह के देवता हम कहते हैं कि शनि जी महाराज हैं लोहे के देवता। वो कृषि में देखो जो जितने भी उपकरण होते हैं वो सब लोहे से ही बनते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कृषि का देवता कौन है? शनि। संदेश का देवता या संचार का देवता, कम्युनिकेशन ऑफ गॉड, संचार का देवता जो हम कहते हैं वो किसे कहते हैं? हम बुध ग्रह को कहते हैं संदेश का देवता। आप याद इसे रख सकते हो। फिर रोमन देवताओं का राजा बृहस्पति, पृथ्वी का सहचर मतलब पृथ्वी के साथ साथ चलता है। चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी का एक ही चंद्रमा है, उसको हम चंद्रमा ही कहते हैं। अनोखा ग्रह, चूंकि पृथ्वी पर जीवन संभव है इसलिए इसे अनोखा ग्रह कहते हैं। जल, लगभग 71% भाग पर पृथ्वी पर जल है, इसलिए इसे जलीय ग्रह कहते हैं। जल सर्वाधिक होने के कारण ये नीले रंग का दिखता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। चूंकि सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, इसलिए इसे जीवित ग्रह भी कहते हैं। आदि ग्रह या लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। आप याद रखना कि कोई भी है अरुण नाम के कोई भी व्यक्ति हैं, वो आदि से अंत तक मतलब सुबह से शाम तक लेटे ही रहते हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा। आदि ग्रह या लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। छात्रों एक और, भूकंप का देवता भी वरुण को कहते हैं, क्योंकि देखो भूकंप कहाँ उठता है? समुद्र में उठता है। भूकंप या जैसे सुनामी वगैरह उठती है वो कहाँ उठती है? समुद्र में उठती है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है सुनामी, समुद्र की लहरों का ऊपर उठकर और आगे बढ़ जाना, लगभग 10, 12, 15 मीटर ऊपर लहरें उठ जाती हैं और तटीय भाग जलमग्न हो जाता है, पानी भर जाता तटीय भागों में समुद्र में, वो सुनामी कहलाती है। अपने भारत में 2004 में तमिलनाडु बहुत तबाही हुई थी सुनामी से। तो आदि भूकंप का देवता भी वरुण हो गया, जल का देवता समुद्र का देवता भी वरुण हो गया। प्रभात का तारा और सांझ का तारा, द इवनिंग स्टार और द मॉर्निंग स्टार, बता चुके हम, शुक्र को ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है नासा ने अभी 10 ग्रहों को स्वीकार किया है, वो यहाँ हमने लिख रखा है क्रम। 9वां ग्रह नासा ने माना है, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, नासा नेशनल, ठीक है आप समझ रहे होंगे, आगे हमने बताया है नेशनल एरोनॉटिक्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका जी। 9वां जो ग्रह माना है नासा ने वो कार्ला को माना है, और 10वां ग्रह माना है नासा ने सेरेस को। इस प्रकार से नासा के अनुसार 10 ग्रह हैं, हालांकि आईओयू से अभी परमिशन नहीं मिली है इन ग्रहों को। पृथ्वी का बेटा किसको कहा जाता है? मंगल को, ये आपको याद रखना है। लाल ग्रह मंगल, मंगल की जो परत है, सतह जो है मंगल की, वो लाल कलर की है आयरन ऑक्साइड के कारण, तो पृथ्वी का बेटा किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। सबसे सुंदर ग्रह शनि, हम पहले भी बता चुके। फिर नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण शनि को काला ग्रह कहते हैं। वलय प्रणाली भी दिखाई देती है शनि पर, गैसों के वलय दिखाई देते हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा सुंदर दिखता है। गोल गोल ग्रह के चारों ओर गोल गोल गैसों के वलय दिखाई देते हैं, इसलिए सबसे जो सौंदर्य का देव शुक्र है, लेकिन सबसे सुंदर ग्रह शनि को कहते हैं। वलय प्रणाली पाई जाती है इसमें अपनी। और जितने भी ये हमने आपको बताए थे, ये वाले ग्रह कौन से बताए थे हमने, ये लिखे हैं यहाँ, हाँ ये लिखे हैं बाह्य विशाल या गैसीय, ये ब्रसव, इन सबके चारों ओर वलय प्रणाली पाई जाती, मतलब गैसों के सुंदर सुंदर घेरे या गोले दिखते हैं। एक अंतर ये भी हो सकता है छात्रों। फिर बृहस्पति जी को हम पीला ग्रह कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं हम किसे? बृहस्पति को। और मीथेन की अधिकता के कारण वरुण को कहते हैं हम हरा ग्रह। समुद्र का जो देवता है इसे हम हरा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि हरी जो वनस्पति होती है समुद्र की निचले सतहों पर, ये पानी में किनारों पर पाई जाती है, तो मीथेन की अधिकता के कारण हरा ग्रह कहते हैं हम किसे? वरुण को।
छात्रों आज जल्दी जल्दी में बना दिया, कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा वो सूर्य और चंद्रमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम आपको बता देंगे। अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करें। धन्यवाद।